हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट जेआरएफ माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को आपके नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए। आज का हमारा टॉपिक होगा डेमोक्रेटाइजेशन। डेमोक्रेटाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं लोकतांत्रिकरण। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि व्हाट इज़ डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण क्या होता है, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया क्या थी। इससे रिलेटेड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर हैं सैम्यूल हंटिंगटन, ठीक है, इनके बारे में जानेंगे, इनके की वर्क के बारे में जानेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डेमोक्रेटाइजेशन है उसकी 3 वेव्स आती हैं। ठीक है, तो वो 3 वेव्स क्या थी आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस क्लास को पूरा देखना क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस में जैसा आपको पता होगा कि 10 यूनिट होती हैं। ठीक है, तो इन 10 यूनिट में से जो यूनिट 9 है आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, ये हम पूरा कवर कर चुके हैं इसका क्रैश कोर्स। तो आप इसी चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 9 के बाद अभी हमने स्टार्ट की है यूनिट 4 जो कि आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, और उसी में ही आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं डेमोक्रेटाइजेशन। तो कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में और भी क्लासेस आ चुकी हैं। ये आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का सिलेबस है, क्या सब आपको कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में स्पेशली यूनिट 4 में कवर करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो अप्रोचेज हैं वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हैं ये क्लासेस तो आप ज़रूर देख लें। ठीक है, और दूसरा टॉपिक कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनाइजेशन, ये भी हमारा कवर हो चुका है तो आप इसको भी देख सकते हैं। नेशनलिज्म, इसकी भी क्लास आ चुकी है तो आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और अभी स्टेट थ्योरी, पॉलिटिकल रिजीम्स, इन सब पर क्लासेस जो हैं आपकी आने वाली हैं। ठीक है, इसीलिए आप पेशेंस रखना। कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इस पर भी आपकी क्लास आएगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो है डेमोक्रेटाइजेशन। तो आज की इस क्लास में बहुत अच्छे से डेमोक्रेटाइजेशन को समझने वाले हैं। ठीक है, आपको ये क्लास पूरी देखनी है और अपने साथ में नोट्स बनाने हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो आपको मिल सके। ठीक है, और फ्रेंड्स, क्लास देखने के बाद में लाइक और कमेंट ज़रूर करें जैसा भी आपको लगता है। ठीक है, जैसी भी क्लास आपको लगती है वैसा कमेंट ज़रूर किया करें, वो हमारे लिए नेक्स्ट क्लास लाने के लिए एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोकतांत्रिकरण, आखिर इस वर्ड का मतलब क्या है, लोकतांत्रिकरण क्या होता है। ठीक है, देखिए, राजतंत्रीय, अधिनायकवादी एवं औपनिवेशिक शासन सत्ता का निर्वाचित सरकारों के रूप में परिवर्तन लोकतंत्र कहलाता है तथा इसकी प्रक्रिया लोकतांत्रिकरण कहलाती है। जब भी कोई नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, सपोज कीजिए राजतंत्र है, तो राजतंत्र का मतलब क्या होता है, राजा का शासन है। ठीक है, तो ऐसे शासन में तो राजा ही इम्पोर्टेंट होगा, वही सारे डिसीजन लेगा ना। ठीक है, लेकिन लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन, जहाँ पर जनता एक तरीके से ज़्यादा मेन होती है। ठीक है, तो जब राजतंत्रीय शासन या अधिनायकवादी शासन लोकतंत्र में बदलता है, ठीक है, तो वो आपका लोकतांत्रिकरण कहलाता है कि यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, लोकतांत्रिकरण हो रहा है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ना चीज़ों को सिंप्लीफाई वे में समझेंगे, एकदम सिंपल उसमें कि आखिर है क्या, ताकि आप ये सब जो यहाँ पर लिखा है ना इसको कनेक्ट कर पाएँ। ठीक है, इसीलिए हम सबसे पहले देखते हैं। देखिए, एक चीज़ और कि आपको डरना नहीं है इंग्लिश देखकर। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमें हिंदी ज़्यादा समझ आता है तो हम पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप एक बार देख लेंगे ना सिंप्लीफाई वे में चीज़ों को, तो आप यहाँ पर जितना भी कुछ लिखा है हिंदी में, ये जो कंटेंट है, इसको आप ज़्यादा अंडरस्टूड कर पाएंगे, आपको ये ज़्यादा बेटरली समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम। देखिए, जो आपका डेमोक्रेटाइजेशन ये टॉपिक है, इससे रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर हैं आपके सैम्यूल हंटिंगटन। ठीक है, आप इस नाम को याद रखेंगे, सैम्यूल हंटिंगटन, जो कि डेमोक्रेटाइजेशन से रिलेटेड थिंकर हैं। ठीक है, जो सैम्यूल हंटिंगटन हैं, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें इन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन की 3 वेव्स की बात की थी। ठीक है, ये 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी
ये किसने दिया था? थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेसी सैम्यूअल हंटिंगटन ने दिया था। ठीक है, इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखेंगे। थ्री वेव द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी, जो कि 1991 में पब्लिश हुई थी। ये आप नोट कर लेना। सैम्यूअल हंटिंगटन की ये बुक्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, पहली बुक ये हो गई। दूसरी थी पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी, जो कि 1968 में पब्लिश हुई थी। तीसरी बुक है क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि 1975 में पब्लिश हुई थी। पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल डीके 1993, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी बुक्स इंपॉर्टेंट है तो आप इनको ज़रूर याद रखना। ठीक है, देखिए द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक, द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर 1996 में ये पब्लिश हुई थी। कल्चर मैटर्स, मैनी ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये सारी जो बुक्स हैं ये सैम्यूअल हंटिंगटन की हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद रखना। ठीक है, तो हमें यहाँ से समझ आया कि डेमोक्रेटाइजेशन क्या होता है, और डेमोक्रेटाइजेशन से रिलेटेड थिंकर हैं सैम्यूअल हंटिंगटन, जिन्होंने थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। जो हंटिंगटन है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं। थ्योरी क्या है देखते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट हंटिंगटन ने दिया था। पॉलिटिकल डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने कुछ बताया है। ठीक है, अभी हम देखेंगे इन सबको एक एक करके। पॉलिटिकल डीके, ठीक है, पॉलिटिकल डीके का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके हंटिंगटन ने दिया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पॉलिटिकल डीके का जो ये कॉन्सेप्ट है ये कौन से थिंकर से रिलेटेड है, तो हंटिंगटन से रिलेटेड है, आप इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही पूछ लेगा, कि ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन बताइए, डेमोक्रेटाइजेशन की डेफिनेशन बताइए, नहीं, सिर्फ आपसे इतना पूछता है जो कॉन्सेप्ट है ना ये किसने दिया था, कौन से थिंकर से रिलेटेड है। लाइक पॉलिटिकल डी के कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है, तो हंटिंगटन से रिलेटेड है, सैम्यूअल हंटिंगटन, आप याद रखेंगे। गैप हाइपोथेसिस ये भी हंटिंगटन ने दिया था। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का कॉन्सेप्ट हंटिंगटन दिए हैं, और डेमोक्रेटाइजेशन तो आप जानते ही हैं कि हंटिंगटन दिए थे। तो ये इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरीज हैं, ये सारे जो हैं हंटिंगटन ने दिए थे। ठीक है, तो आप इनको नोट कर लेंगे। अभी हम समझते हैं कि आखिर ये सब क्या थे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिटिकल डीके का मतलब क्या होता है। ठीक है, पॉलिटिकल डीके का जो कॉन्सेप्ट हंटिंगटन ने दिया है इसका क्या मतलब है। हिंदी में तो इसे बोलते हैं राजनीतिक क्षय। ठीक है, पॉलिटिकल डीके को। तो इसमें देखते हैं कि सैम्यूअल हंटिंगटन ने क्या कहा। तो हंटिंगटन कहते हैं ही आर्ग्यू दैट द रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन समटाइम्स क्रिएट ए डिसऑर्डर इन द डेवलपिंग कंट्रीज़। तो हंटिंगटन कहते हैं कि कभी कभी जब एक चीज़ बता दूं पहले, हंटिंगटन ने जो स्टडी की थी ना वो डेवलपिंग कंट्री की स्टडी की थी। ठीक है, जो विकासशील देश हैं या फिर जो लेस डेवलप कंट्री हैं जहाँ पर कम विकास हुआ है। ठीक है, तो इन्हीं कंट्री के बारे में हंटिंगटन कहते हैं कि कभी कभी ये जो कंट्री है ना, जो विकासशील देश हैं, तो कभी कभी इन कंट्री में मॉडर्नाइजेशन की एक दौड़ लगती है, एक रेस होती है। ठीक है, जिसमें इन कंट्री में एक डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है, डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है डेवलपिंग कंट्री में। तो वो किस चीज़ का डिसऑर्डर होता है देखते हैं। बाय द रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन द डेवलपिंग कंट्री इट लीड्स टू इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, बट कंपेरेटिवली द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन डेवलपिंग कंट्रीज आर इग्नोर्ड। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि विकासशील देशों में जब मॉडर्नाइजेशन की एक दौड़ लगती है, ठीक है, तब यहाँ पर इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस तो हो जाता है, इकोनॉमिक और सोशल जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो हो जाता है कंपेरेटिवली। लेकिन यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस है ना, इंस्टीट्यूशंस का जो विकास है, डेवलपमेंट है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट तो हो जाता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के डेवलपमेंट को यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है, ये नहीं हो पाता है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल डीके का कॉन्सेप्ट क्या है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो पॉलिटिकल डीके में हंटिंगटन यही कहते हैं। ठीक है, और हंटिंगटन कॉल्ड दिस फिनोमिना एज पॉलिटिकल डीके। तो ये जो फिनोमिना है ना, फिनोमिना कौन सा, कि जो विकासशील देश है वहाँ पर आपका आर्थिक और सामाजिक विकास तो हो जाता है,
लेकिन वहाँ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यही फिनोमेना आपका पॉलिटिकल डीके कहलाता है अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन। ठीक है, और जो गैप हाइपोथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है ना फ्रेंड्स, वो भी सेम यही कहता है। गैप हाइपोथेसिस भी आपका यही कहता है क्या, कि विकासशील देशों में सामाजिक और आर्थिक विकास तो हो जाता है एक मॉडर्नाइजेशन की दौड़ में, लेकिन वहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका विकास नहीं हो पाता है। ठीक है, तो गैप हाइपोथेसिस भी सेम है पॉलिटिकल डीके की तरह ही। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है, हंटिंगटन ने दिया है, और आखिर क्या है। ठीक है, तो हम देख चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, हंटिंगटन ने यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के बारे में, कि आखिर मॉडर्नाइजेशन के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी कंट्री में, तो इसके 4 लेवल उन्होंने बताए हैं हंटिंगटन ने। पहला साइकोलॉजिकल लेवल, डेमोग्राफी लेवल, ठीक है, इंटेलेक्चुअल लेवल और सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल। बस आपको इनको ऐसे ही याद रखना है कि हंटिंगटन ने मॉडर्नाइजेशन के ये 4 लेवल बताए हैं। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट को भी हंटिंगटन ने 4 चीज़ों में डिवाइड किया है, इन 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया है। पहला एडेप्टेशंस, दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी, तीसरा ऑटोनॉमी, चौथा कोहेरेंस। एडेप्टेशन का मतलब क्या होता है, अनुकूल। ठीक है, एडेप्टेशन अनुकूलन, कि विकासशील देशों का जो समाज है वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके वो कितना अनुकूल है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है जटिलता, ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वायत्त, किसी भी समाज के लोग वो कितने स्वायत्त हैं, कितने उनके पास अधिकार हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमी स्वायत्तता। कोहेरेंस का मतलब होता है एक तरीके से यूनिटी, एकता, वहाँ के लोगों में कितनी एकता है। तो वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को इन 4 चीज़ों में डिवाइड करते हैं। बस आपको इनको ऐसे ही याद रख लेना है, एडेप्टेशन, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑटोनॉमी और कोहेरेंस। ठीक है, फिर अगला कॉन्सेप्ट है हंटिंगटन का क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन में हंटिंगटन क्या कहते हैं, तो हंटिंगटन कहते हैं ही आर्ग्यू दैट फ्यूचर वॉर्स वुड बी फॉट नॉट बिटवीन कंट्रीज बट बिटवीन कल्चर्स। तो हंटिंगटन क्लास ऑफ सिविलाइजेशन के अपने आइडिया में ये कहते हैं कि जो फ्यूचर में वॉर होंगे ना, वो कंट्री के बीच में नहीं लड़े जाएंगे, बल्कि वो कल्चर्स, सभ्यताओं के बीच में लड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं हंटिंगटन, कि जो फ्यूचर में वॉर होंगे वो कंट्री के बीच में नहीं होंगे, बल्कि वो कल्चर्स का मतलब क्या होता है, सभ्यता के बीच में लड़े जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने 8 सिविलाइजेशन की बात की है, जिनके बीच में 21st सेंचुरी में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन होगा। ठीक है, सभ्यताओं के बीच में संघर्ष होगा। देखिए, तो वो इन 8 सभ्यताओं की बात करते हैं, हिंदुइज्म, इस्लामिक, ठीक है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन, अफ्रीकन, जापानीज, लैटिन अमेरिकन, ऑर्थोडॉक्स, ये 8 सिविलाइजेशन जो हैं इनके बीच में संघर्ष होने की ज़्यादा संभावना है अकॉर्डिंग टू हंटिंगटन, सैम्यूल हंटिंगटन। ठीक है, तो क्लास ऑफ सिविलाइजेशन का आइडिया किससे रिलेटेड है, सैम्यूल हंटिंगटन। ठीक है, और इसमें वो क्या बोल रहे हैं ये हमने देख लिया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैम्यूल हंटिंगटन ने 3 वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की बात की है, यानी जो लोकतांत्रिकरण है उसकी 3 लहर के बारे में उन्होंने बात की है, कि डेमोक्रेटाइजेशन की जो प्रक्रिया है, पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री डेमोक्रेटाइज हुई हैं वो 3 चरणों में होती हैं। ठीक है, 3 लहरों में होती हैं। तो जो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी है वो आपकी 1828 से 1926 में आती है। ये टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी कब आती है, 1828 से 1926 तक। ठीक है, एरा कौन सा था, 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में ये लहर आती है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया इट स्टार्टेड फ्रॉम यूएसए। जो फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी है वो अमेरिका से स्टार्ट होती है, जब वहाँ के जो वाइट मेल थे ना, मेजॉरिटी ऑफ वाइट मेल को वहाँ पर राइट टू सफ्रेज दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये लहर जो है यहीं से स्टार्ट होती है, और इस चीज़ को वहाँ पर जो है फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी को जैकोन्सियन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, इन द फर्स्ट वेव टोटल 29 कंट्रीज़ वर डेमोक्रेटाइज्ड। टोटल 29 कंट्रीज़ जो हैं फर्स्ट वेव में आपकी डेमोक्रेटाइज्ड होती हैं। डेमोक्रेटाइज्ड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि वहाँ पर लोकतंत्र आता है। ठीक है, तो कौन थी वो कंट्री, कुछ कंट्री के नाम हम देखते हैं, लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, अर्जेंटीना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ओटोमन एम्पायर। तो ये ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर फर्स्ट वेव में डेमोक्रेटाइजेशन आता है। ठीक है, डेमोक्रेसी आती है, ये आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट वेव में इन कंट्रीज़ को जो है लोकतंत्र आता है यहाँ पर। ठीक है,
एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेसी में, ये आप याद रखेंगे कि रिवर्स वेव 1922 से 1942 के बीच में रिवर्स वेव होती है। रिवर्स वेव का मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी से वापस जो एक अधिनायकवादी सत्ता है ना वो आ जाती है, यानी कि डेमोक्रेसी को नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है इस टाइम पीरियड में। इसीलिए इसको रिवर्स वेव बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हो रहा, वापस से जो एक अधिनायकवादी सत्ता है, राजतंत्र है, ठीक है, मिलिट्री रूल है, वो वापस से स्थापित हो जाता है, इसीलिए इसको रिवर्स वेव बोल रहे हैं। और फर्स्ट वेव में इसका टाइम पीरियड क्या है, आप देख सकते हैं कि 1922 से 1942 के बीच में रिवर्स वेव होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वैन इन जर्मनी एंड इटली डेस्पोटिक रूल वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो इस टाइम पीरियड में ही जो जर्मनी और इटली होता है ना, जर्मनी में नाजीवाद की स्थापना हो जाती है और इटली में फांसीवाद की स्थापना होती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको रिवर्स वेव क्या कहा जाता है। तो ये आप टाइम पीरियड याद रखेंगे, ठीक है, कि रिवर्स वेव कब हुआ आई थी और क्यों आई थी, आप समझ ही चुके होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वेव हमने देखा, सेकंड वेव देखते हैं। सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी जो है आपका वो 1943 से 1962 1943 से 1962 के टाइम पीरियड में आती है। एरा मिड 20th सेंचुरी में ये आती है, ठीक है। और जो सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी है ना, इसमें कौन सब कंट्री डेमोक्रेटाइज्ड होती हैं, इंडिया। ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्या याद रखना है यहाँ पर आपको कि इंडिया कौन सी वेव ऑफ डेमोक्रेसी में जो है डेमोक्रेटाइज्ड हुई थी। तो इंडिया जो है सेकंड वेव में यहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी। देख रहे हैं ना आप, टाइम पीरियड देखिए 1943 से 1962। इंडिया कब आज़ाद हुआ था, 1947। तो देख रहे हैं इसी टाइम पीरियड के बाद की बात है ना, 43 के बाद 47। तो इंडिया सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेसी में आज़ाद हुआ था, यहाँ पर डेमोक्रेसी आई थी, ठीक है। और इंडिया हो गया आपका, जापान है, वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में भी सेकंड वेव में आती है, पाकिस्तान इवन, ठीक है, नाइजीरिया, मलेशिया, फिलीपींस एंड वेनेजुएला। तो ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर सेकंड वेव में डेमोक्रेसी आती है, ठीक है। देखिए सेकंड वेव में भी एक रिवर्स वेव आई थी। तो रिवर्स वेव ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पर होती है 1958 से 1972, ठीक है। ड्यूरिंग दिस मिलिट्री रूल एस्टैब्लिश्ड इन सम मुस्लिम कंट्रीज एंड इन सम कंट्रीज कम्युनिज्म वॉज एस्टैब्लिश्ड। तो इस रिवर्स वेव में क्या होता है, कुछ कंट्री में फिर से डेमोक्रेसी के स्थान पर मिलिट्री रूल स्थापित हो जाता है, ठीक है। और कुछ कंट्री में कम्युनिज्म, साम्यवाद की स्थापना हो जाती है, इसीलिए इसको रिवर्स वेव कहा जा रहा है, ठीक है। तो आप नोट्स जरूर बना लें अपने, ठीक है। देखिए थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी, सेकंड हम देख चुके हैं ना। थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी जो है आपकी वो 1974 से अब तक जारी है, ठीक है। और एरा क्या है इसका, 20th सेंचुरी। इट स्टार्टेड फ्रॉम कार्नेशन रेवोल्यूशन ऑफ पुर्तगाल। तो पुर्तगाल में क्रांति होती है, ठीक है, ये उससे स्टार्ट हुई थी, कार्नेशन रेवोल्यूशन से थर्ड वेव जो है आपकी। इन दिस थर्ड वेव मोर देन 60 कंट्रीज डेमोक्रेटाइज्ड इन यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो थर्ड वेव में आपकी 60 से ज़्यादा कंट्री जो हैं वो डेमोक्रेटाइज्ड हुई थी, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक मालदीव, थाईलैंड, ताइवान, साउथ कोरिया, कंबोडिया और हंगरी, ठीक है। तो इन देशों में लोकतंत्र आया था थर्ड वेव में, ठीक है। देखिए अब हम समझते हैं, हमने 3 वेव देख ली ना, 3 वेव देख चुके हैं हम डेमोक्रेटाइजेशन की। अभी हम देखते हैं ये जो थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन है इसके कारण क्या थे, कॉजेज़ क्या थे, ठीक है। तो कॉजेज़ तो ये थे, पहला डिक्रीज ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ ऑथोरिटेरियन रिजीम। ऑथोरिटेरियन रिजीम का मतलब होता है जो अधिनायकवादी शासन होता है, ठीक है, आपका मिलिट्री रूल होता है, ठीक है। तो उनकी जो लेजिटिमेसी का मतलब होता है वैधता, ठीक है। तो वैधता में कमी आ रही थी, ऑथोरिटेरियन रिजीम की जो वैधता है उसमें डिक्रीज का मतलब होता है कमी आ रही थी, ठीक है। लोगों पर जो एक टाइम में जो उसका प्रभाव हुआ करता था ना वो अब नहीं रहा, क्योंकि लोग जो हैं पढ़े लिखे हो रहे हैं, एक मिडिल क्लास का उदय हो रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा था, देखिए मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया आ रही थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब हो रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्रीज में भी, विकासशील देशों में भी मॉडर्नाइजेशन और आर्थिक विकास हो रहा था, इसीलिए डेमोक्रेटाइजेशन की लहर जो है वो एक आई, ठीक है। और क्या किस चीज़ का रोल रहा है, न्यू सोशल मूवमेंट, जितने भी न्यू सोशल मूवमेंट से आंदोलन चल रहे थे 1970 के दशक में, तो उनका भी काफ़ी रोल था डेमोक्रेटाइजेशन को लाने के लिए, ठीक है, लोकतंत्रीकरण को लाने के लिए। तो यहाँ हमने देखा
एक फैक्टर था आपका रीजनल कॉन्टीजेंसी फैक्टर, जिसको स्नोबॉल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये मेनली यूएसए की, अमेरिका की एक डोमिनो थ्योरी है, स्नोबॉल इफेक्ट। ठीक है, आप याद रखेंगे स्नोबॉल इफेक्ट किससे रिलेटेड है, ये अमेरिका से रिलेटेड है। तो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को फैलाने में, उसका बढ़ावा देने में अमेरिका का बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अमेरिका, आपको याद होगा, ये साम्यवाद के विरोध में था ना, जब एक टाइम पर कोल्ड वॉर हो रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, तब अमेरिका जो है साम्यवाद का विरोध कर रहा था, और अमेरिका ने हमेशा से पूंजीवाद को सपोर्ट किया है, लोकतंत्र को सपोर्ट किया है। ठीक है, इसीलिए यही बता रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा योगदान है, जिसको स्नोबॉल इफेक्ट कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमने 3 वेव देखी फ्रेंड्स। एज फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ विद्वान जो हैं वो फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं। ठीक है, जिसको वो मानते हैं अरब स्प्रिंग। ये टाइम पीरियड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरब स्प्रिंग आपकी 2012 में हुई थी, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, और अरब स्प्रिंग जो है ये ट्यूनीशिया कंट्री से स्टार्ट हुई थी। ट्यूनीशिया में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, आंदोलन हुए थे। ठीक है, तो ये ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी। ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर में। अरब स्प्रिंग का टाइम पीरियड भी पूछा गया है, ये 2012। और ये भी पूछा गया है कि ये कौन सी कंट्री से स्टार्ट हुई थी, तो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुई थी। और इसी को फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्रेसी भी कुछ विद्वान कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेमोक्रेटाइजेशन। अभी हम कुछ थोड़ा सा जो हमारा हिंदी का कंटेंट है, राजेश मिश्रा सर की बुक है ना, उसका हम देखने का प्रयास करते। अब देखना, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कनेक्टिव फील करेंगे। ठीक है, आपने इतना समझ लिया ना, अब आप यहाँ पर कनेक्टेड बहुत ज़्यादा फील करेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन देख चुके थे कि लोकतांत्रिकरण आखिर होता। देखिए, लोकतंत्र का उदय प्राचीन एथेंस राज्य में 461 से 322 ईस्वी पूर्व के बीच माना जाता है। ठीक है, एथेंस यूनान का एक प्रमुख नगर राज्य था। एथेंस राज्य अरस्तु द्वारा बताए गए लोकतांत्रिक सिद्धांत के अनुसार संचालित होता था। ठीक है, देखिए, जो परंपरागत लोकतंत्र था वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। ठीक है, आपको पता होगा, जबकि वर्तमान लोकतंत्र व्यवस्था प्रतिनिधियात्मक है। प्रतिनिधियात्मक का मतलब समझते हैं ना, कि अपना प्रतिनिधि चुनकर हम भेजते हैं। ठीक है, तो वर्तमान डेमोक्रेसी प्रतिनिधियात्मक है। वर्तमान राज्य में वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की प्रथम शर्त है। ठीक है, रॉबर्ट ढाल ने लोकतंत्र को बहुआयामी प्रक्रिया कहा। तो आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि लोकतंत्र को बहुआयामी प्रक्रिया किसने कहा, रॉबर्ट ढाल ने कहा। और उन्होंने लोकतंत्र के 2 आयामों का उल्लेख किया। पहला, कि राजनीतिक क्रिया में जन सहभागिता का होना जरूरी है। दूसरा, पद प्राप्ति हेतु राजनीतिक दलों में प्रतियोगिता होना जरूरी है। ठीक है, ये अच्छा होता है कंपटीशन। ठीक है, देखिए, लोकतांत्रिकरण के चरण जो कि हमने अभी देखे थे, लोकतांत्रिकरण के चरण। लोकतांत्रिकरण का प्रथम चरण की शुरुआत 1828 से 1926 के बीच मानी जाती है, हम देख चुके हैं। पहले चरण में लगभग 30 देशों में लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना हुई। ठीक है, लाइक इन देशों में ब्रिटेन, अर्जेंटीना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 1922 से 1942 के मध्य है, यहाँ पर रिवर्स वेव आएगी। ठीक है, बताइए ना आपको कि रिवर्स वेव क्या थी। देखिए, तो 1922 से 1942 के मध्य है, लोकतंत्र को फांसीवाद, साम्यवाद व सैन्य तख्तापलट से चुनौती मिली। किससे, फांसीवाद, साम्यवाद। ठीक है, लोकतंत्र को यहाँ पर चुनौती मिल रही है, इट मीन्स कि रिवर्स वेव है। ठीक है, सैम्यूअल हंटिंगटन ने लोकतांत्रिकरण के दूसरे चरण की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानी है, और यह 1960 तक जारी रही। ठीक है ना। देखिए, लोकतांत्रिकरण के तीसरे चरण की शुरुआत 1974 में हुई। इस दौरान दक्षिणी यूरोप में दक्षिणपंथी अधिनायक तंत्र का अंत हुआ। सोवियत संघ व पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का पतन आरंभ हुआ। ठीक है, देखिए, 1947 में भारत व पाकिस्तान की आज़ादी के बाद 1950 में सहारा अफ्रीका में घाना व सूडान भी स्वतंत्र हो गए। ठीक है, प्रारंभ में अधिकांश नवोदित राज्यों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया। सैम्यूअल हंटिंगटन ने अपनी किताब द थर्ड वेव 1991 में जो कि पब्लिश हुई है, हमने इसका पूरा नाम भी देखा है अभी। ठीक है, पूरा नाम आप याद रखेंगे। तो द थर्ड वेव 1991 में लोकतांत्रिकरण के चरणों का उल्लेख किया है, वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, किसने दिया है, हंटिंगटन ने, सैम्यूअल हंटिंगटन।
तो उनके अनुसार लोकतंत्र के विकास का पहला चरण 1828 से 1926, ठीक है, दूसरा चरण 1943 से 1962, तीसरा चरण 1965 के बाद आरंभ हुआ। ये सब हम देख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। आप अगर इसको पढ़ना चाहें ना तो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लेना, ठीक है। देखिए, सुनील खिलनानी ने अपनी पुस्तक एन आइडिया ऑफ इंडिया, इसको आप याद रख सकते हैं, ये सुनील खिलनानी की बुक है एन आइडिया ऑफ इंडिया, में लिखा कि भारत में लोकतंत्र अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सर्वाधिक बड़ा प्रयोग है। तो इन्होंने क्या कहा, सुनील खिलनानी ने, कि भारत में लोकतंत्र का प्रयोग अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सर्वाधिक बड़ा प्रयोग है। तो ये सुनील खिलनानी ने कहा, ठीक है। देखिए, रामचंद्र गुहा ने कहा कि भारत में पहला निर्वाचन विश्व के लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग था, ठीक है। तो ये सब हम समझ चुके हैं। ये देखिए आगे, निर्देशित लोकतंत्र। निर्देशित लोकतंत्र क्या होता है? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंडोनेशिया में निर्देशित लोकतंत्र का प्रयोग किया गया। इसके अनुसार तत्कालीन शासक सुकर्णो ने यह कहा कि पश्चिमी लोकतंत्र एशियाई देशों के अनुकूल नहीं है, ठीक है। उन्होंने शासक की प्रभावशाली शक्ति का समर्थन करते हुए कहा कि शासन के स्थायित्व के लिए शासक का शक्तिशाली होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को शासक के अधीन होना चाहिए और सरकार के द्वारा सेना और आम जनता पर भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया। स्थायित्व के नाम पर व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, ठीक है। तो ये निर्देशित लोकतंत्र था, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, लोकतंत्र और विकास का जो कॉन्सेप्ट है ये आपस में कैसे रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको दो व्यू मिलेंगे। एक तो सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन ने क्या कहा है लोकतंत्र और विकास के बारे में। तो जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री ली कुआन, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के विरोधी हैं, ठीक है। तो ये लोकतंत्र और विकास को एक दूसरे का विरोधी मानते हैं। इन्होंने कहा कि विकास के हित में लोकतंत्र को सीमित करने की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सिंगापुर में एक दलीय शासन की स्थापना की। सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक तीव्र गति से बढ़ी और सिंगापुर विकसित श्रेणी के देशों में शामिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि जो सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे वो लोकतंत्र और विकास को एक दूसरे का विरोधी बताते हैं। लेकिन यहाँ पर अमर्त्य सेन का मानना है, यहाँ पर अमर्त्य सेन का मानना है कि लोकतंत्र और विकास एक दूसरे के अनुकूल हैं। उनके अनुसार विकास का अभिप्राय केवल अर्थव्यवस्था का विकास नहीं है अपितु मानवीय क्षमताओं का विकास है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अमर्त्य सेन किस पर बल देते हैं, मानवीय क्षमता पर बल देते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत जगह काम पर मतलब बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो अमर्त्य सेन किस चीज़ पर बल देते हैं, मानवीय क्षमताओं पर बल देते हैं, मानवीय क्षमताओं के विकास पर। लोकतांत्रिक शासन मानवीय क्षमताओं के विकास में सहायक होता है और लोकतंत्र में अकाल की घटनाएं नहीं होती। तो यहाँ हमने लोकतंत्र और विकास को समझा। देखिए, स्थायी लोकतंत्र। स्थायी लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स? जरूरी नहीं है कि किसी कंट्री में अगर डेमोक्रेसी लोकतंत्र आ गया है तो वो परमानेंट भी रहेगा, ठीक है, या फिर लागू रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप देखते ही हैं लाइक पाकिस्तान में भी लोकतंत्र लागू हुआ, लेकिन वहाँ पर जो सैन्य तख्तापलट है वो अक्सर हुआ करता है। नेपाल, भूटान, बहुत सारी कंट्री हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो स्थायी लोकतंत्र, देखिए, लोकतांत्रिक शासन अपनाना अत्यधिक आसान है। वर्ष 1992 में थाईलैंड में लोकतंत्र की स्थापना हुई। वर्ष 2011 में अरब स्प्रिंग के बाद मिस्र में लोकतांत्रिक शासन स्थापित हुआ, परंतु इन देशों में लोकतंत्र स्थायी नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक शासन को समाप्त करके तानाशाही शासन की स्थापना कर दी गई है, ठीक है। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन को बार बार सेना द्वारा अपदस्थ किया गया। विकासशील देशों में भारत एक स्थायी लोकतांत्रिक देश माना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका जैसे विकसित देशों में लोकतंत्र सदैव स्थायी माना जाता है, ठीक है। तो विकासशील देशों में तो सिर्फ भारत ही एक ऐसा है जहाँ पर एक स्थायी लोकतंत्र है, वरना विकसित देशों में स्थायी लोकतंत्र ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। स्थायी लोकतंत्र, लोकतंत्र के लिए चुनौती, ठीक है। लोकतांत्रिक संक्रमण, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया, मध्य यूरोप में लोकतांत्रीकरण, ठीक है। अगर आपको ये पढ़ना हो तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़ लेना, ठीक है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखिए, अफ्रीका में लोकतांत्रीकरण,
पूर्वी एशिया में लोकतांत्रिकरण, ठीक है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन में बदलाव की प्रक्रिया, ठीक है। समकालीन लोकतांत्रिक लहर, इसे हम देखते हैं समकालीन लोकतांत्रिक लहर। देखिए अरब क्रांति, अरब स्प्रिंग जो है, वर्ष 2011 में ट्यूनीशिया की भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति जिने अल बेन अली ने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। मिस्र में होस्नी मुबारक अपदस्थ किए गए। लीबिया में जनरल गद्दाफी के शासन का अंत हुआ। तो यहाँ पर मेनली आपको क्या याद रखना है, जो अरब स्प्रिंग है ना, इसका टाइम पीरियड वर्ष 2011, वर्ष 2011 को अरब क्रांति का वर्ष कहा गया है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट हुई थी अरब क्रांति? आपकी ट्यूनीशिया से। इतना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसी लगी आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।